रोहतक में रात 12:46 पर भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। पिछले 8 दिनों में चौथी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झज्जर जिले में एक दिन में 2 बार भूकंप आया था। हरियाणा में लगातार धरती हिलने का सिलसिला जारी है और पिछले 8 दिन में चौथी बार भूकंप आया है। लोगों में दहशत देखी गई है। बुधवार और गुरुवार की आधी रात करीब 12:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 आंकी गई है, वो रिकॉर्ड की गई है और भूकंप का केंद्र रोहतक शहर से मात्र 17 किलोमीटर पूर्व में धरती के 10 किलोमीटर गहराई में था। खेरी, सांपला और खरखौदा जैसे आसपास के कस्बों के निवासियों ने 2 से 5 सेकंड तक कंपन महसूस होने की सूचना दी। इससे पहले 11 जुलाई को हरियाणा के झज्जर जिले में 3.7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। इतना ही नहीं, दिल्ली एनसीआर में भी कंपन महसूस हुई थी, जबकि 10 जुलाई को भी झज्जर में 4.7 तीव्रता का भूकंप आया था। साफ है कि लगातार आ रहे भूकंप के झटकों ने दिल्ली एनसीआर के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर बजा दी है। और अब देखिए ये कितना ज्यादा या कितना बड़ा खतरा दिल्ली एनसीआर के लिए यह है। हरियाणा में आधी रात भूकंप के झटके जो महसूस किए गए हैं, हरियाणा में भूकंप का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है। रोहतक शहर में रात 12:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.3 रही है, जो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 17 किलोमीटर पूर्व में धरती के 10 किलोमीटर गहराई में भूकंप का केंद्र रहा, ये बताया जा रहा है। बार बार आ रहे भूकंप के झटके काफ़ी सवाल पैदा कर रहे हैं। सवाल यही कि झज्जर और रोहतक जिले में बार बार आखिर क्यों भूकंप आ रहा है? क्या ये इलाका अब सेस्मिक एक्टिविटी जोन में आ गया है? और ये जोन दरअसल वो होते हैं जो भूकंपीय रूप से संवेदनशील होते हैं। तो क्या ये छोटे झटकों की एक सीरीज है या फिर किसी बड़े भूकंप की चेतावनी है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये प्री शॉक्स है? क्या वैज्ञानिक और मौसम विभाग के पास इसका कोई अलर्ट या पूर्व अनुमान पहले नहीं था, और अगर था तो क्या उसे आम जनता तक पहुंचाया गया था? स्थानीय प्रशासन की तैयारियां आखिर कैसी है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। 10 जुलाई को देखिए सुबह 9 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उस दौरान हरियाणा का झज्जर जिला भूकंप का केंद्र था। और न सिर्फ झज्जर में, पर दिल्ली एनसीआर के भी कई रीजन्स में कुछ 5-7 सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस हुए। सामान हिलने लगा और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। जो दफ्तर में थे वो नीचे उतर आए। देखिए लोगों को राहत और बचाव के तरीकों के बारे में कितना जागरूक किया जा रहा है, इसको लेकर भी आज हम इस शो में बात करेंगे। भूकंप झेलने के लिए हमारे जो भवन है, स्कूल है, अस्पताल है, सरकारी इमारतें हैं, क्या वो तैयार है? क्या सरकार ने इस पर कोई आपात बैठक अभी तक बुलाई है? जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, कितनी गंभीर और कितनी सजग सरकार इसको लेकर है? या फिर कोई स्थायी मॉनिटरिंग या फिर रिसर्च की टीम तैनात की गई हो? स्पेशली झज्जर की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य या खनन गतिविधियां भी इसकी वजह हो सकती है। ये भी सवाल कई तरह के देखे खड़े उठ जाते हैं। लोगों को क्या करना चाहिए अगर फिर से भूकंप के झटके महसूस किए जाएं? इसको लेकर प्रशासन उनको कितना अवेयर कर रहा है? क्या उन्हें घर खाली करना चाहिए या फिर सुरक्षित जगह तय करनी चाहिए? इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कितना अवेयर किया जा रहा है लोगों को? हरियाणा टू एनसीआर भूकंप बार बार महसूस हो रहा है। और इसी को लेकर दरअसल हम बातचीत भी अब कर लेते हैं। सवाल तो कई तरह के खड़े उठते हैं, लेकिन अभी स्थिति क्या है, आगे क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या है और उसके लिए हम कितना तैयार है, इसको लेकर चर्चा करेंगे हम। हमारे सहयोगी हिसार से शशि नायर हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और हमारे साथ एनके भटनागर भी कनेक्ट हो गए हैं, जो रिटायर्ड डीआईजी हैं, एनडीआरएफ से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका मैं रुख करूंगी, उससे पहले शशि एक बार आपका रुख करना चाहती हूँ मैं। जिस तरह से हरियाणा में बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जब झज्जर में आए तब तो दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए थे, क्यों ऐसा बार बार हो रहा है और क्या इसके पीछे कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इसके पीछे रीजंस निकल कर सामने आ रहे हैं?
देखिए, जिस तरह से लगातार अगर मैं बात करूं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान, जैसे 10 जुलाई को पहला जो अभी इस साल में जो पहला आया झज्जर जिसका सेंटर था और जिसकी तीव्रता भी ज़्यादा थी, लगभग उसका जो स्केल था वो 4.7 था, और उसके बाद फिर 11 जुलाई को आया जिसका 3.6 था रिक्टर स्केल पर, जिसकी जो इंटेंसिटी थी। तो उसके बाद अब कल रात को जिस तरह से 12:45 पर आया, हालांकि इसका सेंटर जो था वो रोहतक का जो के पास एक गांव है, गांव मलोट, वो उसका सेंटर माना जा रहा है। और जो झज्जर में आया था उसका असर तो रोहतक, गुरुग्राम, कई जगह पर उसका जो असर था वो देखने को मिला। लेकिन बड़ी बात इसमें ये है, मैं आपको बता दूं कि ये जो क्षेत्र हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि जोन वाइज अगर हम देखें तो जोन 2 है जो उसमें कम असर देखने को मिलता है और उसका भूकंप का कोई ज़्यादा असर उन जगहों पर देखने को मिलता भी नहीं है, मतलब उससे कोई नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। और जोन 2 में हिसार, सिरसा और फतेहाबाद ये वाला क्षेत्र आता है। और उसके बाद अगर हम जोन 3 में जाएं तो उसमें जो क्षेत्र है उसमें करनाल है, जींद है, भिवानी है, आपका रोहतक है, उसकी इंटेंसिटी भी जो होती है वो हल्की होती है। लेकिन जो जोन 4 हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं उसमें ये क्षेत्र आता है, जिसमें महेंद्रगढ़ है, झज्जर है, आपका पलवल है, मेवात है, इसके साथ ही साथ आपका रोहतक है। तो ये जो लगभग 12 जिले ऐसे हैं जिन पर असर जो है वो भूकंप का, जहाँ पर नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी की तरफ से जो है समय समय पर अलर्ट भी जारी होते हैं, और अगर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो उसको लेकर भी अलर्ट जारी होते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं होते जिस तरह से हम IMD की प्रेडिक्शन होती है मौसम को लेकर। क्योंकि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर हम इसको साधारण भाषा में कहें तो जो आपस में धरती के नीचे जो प्लेट्स होती हैं उनके टकराने से जो कंपन होती है उसका असर भूकंप के रूप में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो अभी जिस तरह से जो लगातार 3 जो भूकंप, जिसमें कल रात 12:45 पर भी हमको देखने को मिला, तो उस कंपन से जो स्केल जो होता है वो मापा जाता है और उसको लेकर उसकी इंटेंसिटी देखी जाती है, अगर इंटेंसिटी कितनी हाई है। मैं एक बात और आपको बता दूं कि जून में भी महेंद्रगढ़ जिसका सेंटर था उसकी इंटेंसिटी इससे भी ज़्यादा थी, लगभग 5.5 थी उसकी इंटेंसिटी, और उसका भी काफ़ी दूर तक जो है वो असर देखने को मिला था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी का ये भी कहना है कि जो देहरादून से लेकर महेंद्रगढ़ तक का जो एक लाइन है उसे फॉल्ट लाइन माना जाता है, और उसमें भूकंप की जो संभावनाएं हैं वो ज्यादा मानी जाती है। उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लगभग ये तमाम हरियाणा के जिले हैं वो आते हैं, और जब भी धरती में इस तरह की हलचल होती है, लेकिन लोगों को इसको लेकर सतर्क रहना होगा और इसकी जानकारी भी लेनी। ठीक है, मैं लौट रही हूँ शशि आपके पास, बट आगर सर मैं अब आपके पास आना चाहती हूँ। ये क्या प्री शॉक्स है, क्या ये छोटे छोटे झटके किसी बड़े भूकंप की चेतावनी देते हैं? और जो रोहतक और झज्जर क्षेत्र है, क्या ये सिस्मिकली एक्टिव जोन में अब आ गया है? बिल्कुल आपके संवाददाता ने भी और आपने भी बड़ा अच्छा इसके ऊपर प्रकाश डाला है। एक्चुअली क्या है कि जो हमारी फॉल्ट लाइन है, दिल्ली हरियाणा फॉल्ट लाइन, यहाँ पर ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है और इसके बहुत से कारण हैं। तो जो भी ये सिस्मिक एक्टिविटी हो रही है तो इसके लिए जो है ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, और आपने नोट किया होगा ये 10 किलोमीटर के अंदर हो रहे हैं। जो इसकी गहराई है वो 10 किलोमीटर है। तो आप ये समझ सकती हैं कि किस इंटेंसिटी से ये झटके आ रहे हैं और ये एक्टिविटी हो रही है। तो ये नेचुरली है कि प्री वार्निंग है, और क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई ऐसी मैकेनिज्म डेवलप नहीं करी है कि जो हम एडवांस वार्निंग दे पाए, ये अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन एनी हाउ ये एक कुदरत की तरफ से वार्निंग है कि हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, और ये बार बार जो ट्रिगर आ रहे हैं ये प्री वार्निंग है। ये ऑटोमेटिक आपको समझना चाहिए कि कोई भी बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसके लिए हमें रेडी होना चाहिए। जी सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो झज्जर और रोहतक की हमने बात की, लेकिन इसका असर क्या दिल्ली NCR पर भी कुछ पड़ता है? क्या दिल्ली NCR के लिए भी खतरे की कोई घंटी है, और उसके लिए क्या दिल्ली NCR तैयार है? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। एक्चुअली क्या है, NCR हमारा जो है जमुना बेल्ट पर है, और मैक्सिमम एरिया जो है वो बिल्कुल प्लानिंग से नहीं किए गए, न बिल्डिंग्स बनाई गई हैं और ना ही इसके ऊपर कोई सर्वे किया गया है। दिल्ली के अंदर भी अगर आप अभी देखें
विगत 10-15 सालों से बिल्डिंग्स की बिल्कुल सर्वे नहीं हुआ है और बहुत गलत ढंग से दिल्ली को अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन किया गया है, जिसके चलते जो है ये दुनिया भर की समस्याएं आ रही हैं और आएंगी। जहाँ तक हमारा एनडीएमए का सवाल है या हमारा अपना जो एनडीआरएफ का सवाल है या जो और अथॉरिटीज हैं, ये लोग सब तैयार हैं, अपनी तरफ से लोगों को ट्रेनिंग दे रही हैं और इसके लिए बजट भी एलोकेट किया गया है। और बाकी जो एनजीओज हैं और जो ऐसी दीगर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद ली जा रही है और एनडीआरएफ की तरफ से भी, एनडीएमए की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है और वार्निंग सिस्टम भी इशू किया गया है। और इसके लिए एक और सिस्टम डेवलप किया था, अगर आपको याद होगा, आज से 7-8 महीने पहले, लेकिन अभी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। उसको भी एक्चुअली एक्टिवेट कर देना चाहिए, क्योंकि ये बात सही है, धरती के नीचे जो है प्रेशर बना हुआ है और ये मूवमेंट कर रहा है। जहाँ भी इसको जगह मिल रही है फॉल्ट लाइन पर, ये वहीं पर क्रैक कर रहा है और वहीं पर ये जो झटके आ रहे हैं भूकंप के। और मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हाई राइज बिल्डिंग्स दिल्ली एनसीआर में बनाई जा रही हैं विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी गिविंग थॉट अबाउट देयर रिस्क एंड जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये एक बड़े खतरे का आगाज है। और एनडीएमए अपनी तरफ से कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन वो एनफ नहीं है। अगर कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा हादसा होगा। जी ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। शशि, अब मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। जैसा अभी भट्टागर सर भी बता रहे थे कि किस तरह की प्रशासन की तैयारी होनी चाहिए या प्रशासन किस तरह से तैयारी कर रहा है, पर झज्जर में और रोहतक में, अगर हरियाणा की हम बात करें, वहाँ पर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है क्या? वहाँ पर क्या लोगों को अवेयर किया जा रहा है, उन्हें जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जब ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं तब लोगों को ही सबसे पहले पता चलता है, जहाँ पर ये सेंटर होता है या उसके आसपास के इलाके में जिस इंटेंसिटी से ये भूकंप आता है तो लोगों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसको लेकर उतने अवेयर लोग भी नहीं हैं और प्रशासन भी उतना अवेयर नहीं है। जब भूकंप आता है तभी उसकी चर्चा होती है, तभी उस पर बात होती है। लेकिन अगर मैं अमूमन जैसे बात करूं कि सिविल डिफेंस की जिस तरह से एक्टिविटीज़ होती है उसमें थोड़ा बहुत बताया ज़रूर जाता है, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ये तो जानना चाहते हैं कि मौसम कैसा रहेगा, कल बारिश होगी या नहीं होगी, कल का मौसम किस तरह से रहने वाला है, लेकिन इस तरह के लिए कोई साधन नहीं है कि भूकंप कब आएगा, उसका रिक्टर स्केल पर किस तरह से उसकी इंटेंसिटी होगी और प्रशासन उसको लेकर कितना सजग है और लोगों को उसने कितना अवेयर किया है। जैसा कि कल रात की घटना है और उससे पहले 2 बार एक ही सप्ताह में जिस तरह से झज्जर सेंटर रहा है और 2 बार हमें भूकंप देखने को मिला है, तो ऐसे में प्रशासन को और पूरे हरियाणा में जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जिले ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, वहां पर तो कम से कम इस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, स्कूलों में होनी चाहिए, कॉलेजों में होनी चाहिए, आम पब्लिक के लिए होनी चाहिए, सिविल डिफेंस के लोगों को करनी चाहिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। और अगर इस तरह का कल को कोई बड़ा हादसा होता है तो उसमें लोग अपनी जान बचा सके, किस तरह से उनको रिएक्ट करना है, कैसे उनको नीचे आना है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से अब गांव का जिस तरह से शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लूप होल तो है ही, जैसे कि भटनागर जी ने बताया कि उसके सिस्टम में किस तरह से उसे बनाया गया है, उस भूकंप को लेकर कितनी सावधानी उसमें बरती गई है। इन सब चीजों पर अब निगम की, सरकार की नजर होनी चाहिए, खासकर ये जो 12 जिले जो सेंसिटिव जिले उन पर होनी चाहिए। और साथ ही साथ लोगों को इसको लेकर अब अवेयर होना होगा, साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन भी चलाने होंगे एक रेगुलर फीचर की तरह। इसे इस तरह से मत समझा जाए कि जब भूकंप आए तब हम उसके बारे में जाने या तब हम किस तरह से बाहर आ सकते हैं बिल्डिंग से। ये केवल बिल्डिंग से बाहर आने की बात नहीं है, घर में रहकर किस तरह से आपको बचाना है, कैसे आपको खिड़कियों के पास नहीं खड़े होना, किसी मजबूत टेबल के नीचे, अगर आप घर में फंस जाते हैं तो किसी मजबूत टेबल के नीचे शरण लेनी है। तो ये तमाम चीजें
है जिस पर थोड़ा जागरूक होने की जरूरत तो है, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ी कमी तो देखने को मिलती ही है। अगर मैं हिसार की भी बात करूं या हिसार के आसपास की बात करूं, ये जोन 2 में आता है, लेकिन इस तरह की कोई बड़ी एक्टिविटीज भूकंप को लेकर लोगों को जागरूक करना है कम ही देखने को मिलती है। और हमें हादसों का इंतजार नहीं करना चाहिए, उससे पहले ही हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शशि, आप क्योंकि लगातार हादसों का इंतजार नहीं करना चाहिए और उससे पहले ही एक्शंस लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं। इस वजह से हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर भी रहे हैं आज। और भटनागर सर, मैं ये चाहूंगी कि प्रशासन तो चलिए अपनी तरफ से जब जागरूक करेगा तब अवेयर करेगा, लेकिन आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, अगर ऐसी स्थिति फिर से आए, भूकंप के झटके लोग महसूस करने लगे, तो उनको उस वक्त पर क्या करना चाहिए? क्या उनको घर से बाहर आ जाना चाहिए या घर पे ही कोई सुरक्षित जगह उनको ढूंढनी चाहिए? क्या उनके दिमाग में सबसे पहले थॉट आना चाहिए? बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं या आपका हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो आपको तुरंत खुले मैदान में चले जाना चाहिए, जितना जल्दी हो बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ट्रिमर जो है कई बार रिपीट होते रहते हैं। मान लीजिए अभी आया है तो 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद फिर आएगा, तो ऐसे 5-5, 6-6 बार ट्रिमर्स आते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। रहा सवाल हाई राइज बिल्डिंग का, जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं उनको लिफ्ट कतई यूज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है लोगों में ट्रेनिंग का अभाव है। कई बार मैं खुद एनसीआर में रहता हूँ, ग्रेटर नोएडा में, हमारी सोसाइटी में जब भी ऐसा कोई ट्रिमर आया, लोग लिफ्ट पकड़ के भागने की कोशिश करते हैं, जो खतरनाक है और बहुत जानलेवा है। दूसरा, इसके अंदर क्या करना चाहिए, अगर आप सीढ़ियों से भी उतरेंगे तब भी रास्ते में आप ट्रैप हो जाएंगे। इससे बेटर है आप लोग अपने घर के कोने में सिर के ऊपर कोई हार्ड चीज, कोई जो तख्ता या कुछ नहीं मिलता है तो मोटे तकिए, वो सिर के ऊपर रख लीजिए, कोने में बैठ जाइए। शीशे के खिड़की और दरवाजों से दूर रहिए और पैनिक मत करिए। सबसे बड़ी बात है पैनिक नहीं करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल जो है यहाँ की एनसीआर की बिल्डिंग्स और दिल्ली की बिल्डिंग्स जो है 5.5 और 6 मैग्नीट्यूड तक का अगर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके जर्क जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन 6+ का अगर आ गया तो डेफिनेटली आपको खतरा है और आप भाग नहीं पाएंगे, हाई राइज बिल्डिंग वाले खास तौर से। तो आप लोगों को कोने में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि कोने में क्या होता है कि पिलर्स होते हैं जी। और अगर बिल्डिंग गिरती भी है तो उसके अंदर जो है सेफ पॉइंट बन जाता है, सेफ ट्रायंगल बन जाता है, जिसमें आपको बचने के चांस होते हैं। वो सेफ ट्रायंगल, और वहाँ आप एयर पॉकेट होती है, आप हवा भी ले सकते हैं। और दूसरा, हमेशा कपड़ा तैयार रखिए और जल्दी से अपने नाक के ऊपर कपड़ा जरूर बांधिए, ताकि जो है धूल मिट्टी वगैरह से बचाव हो। नहीं तो ये आपके गले में और फेफड़ों में धूल मिट्टी अगर चली गई तो फिर सांस लेना मुश्किल होगा, आप बेहोश हो सकते हैं। जी ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। शशि, एक बार मैं फिर आपका रुख करना चाहूंगी प्रशासन की तैयारी को लेकर कि हमारा प्रशासन कितना तैयार है। क्या कोई बैठक बुलाई गई है उनकी तरफ से? इसको लेकर गंभीरता से कितना लिया जा रहा है इस विषय को? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भूकंप जब आता है तभी इसकी चर्चा होती है, लेकिन हमें इसकी चर्चा इसे एक रेगुलर फीचर की तरह इसकी चर्चा करनी होगी, ताकि आम लोगों इसके लिए अवेयर हो सके और उन्हें पता हो कि अगर इस तरह से कोई जो उसकी इंटेंसिटी है भूकंप की वो ज़्यादा होती है, जब नुकसान की संभावना ज़्यादा होती है, तो कैसे बचा जाए। अमूमन जैसा कि भटनागर जी ने बताया कि हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जब भी भूकंप आए तो हम लोग अपने घरों से बाहर निकल जाएँ। हालाँकि हरियाणा में अगर हम एनसीआर को छोड़े तो दूसरी जगहों पर हाई राइज बिल्डिंग तो बहुत कम है, लेकिन तो लोग अमूमन अपने घर से बाहर आ जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर है, मैक्सिमम सेकंड फ्लोर होता है। लेकिन जो हाई राइज बिल्डिंग है जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, और इनकी ये जो है इनका जोन भी जो है वो संवेदनशील है, वहाँ पर मुश्किलें तो हैं। और प्रशासन की तरफ से तैयारी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भूकंप आता है तब इसकी बात होती है और प्रशासन जरूरी एहतियात बरतता है, लोगों को बताता भी है, और उस जगह पर जहाँ पर लोग डर से सिमटे होते हैं वहाँ पर वो अपनी जितनी
जितनी भी मदद की अपील होती है या मदद करनी होती है वो करता भी है। लेकिन इसको लेकर इसमें कोई दो राय नहीं कि हम सबको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब भी इसकी बात होती है जब इस तरह की घटनाएं होती है, और साथ ही साथ जब अब ये 3 लगातार जिस तरह जिसके 2 झज्जर एपिक सेंटर थे, उसके बाद कल का रोहतक का गांव था मलोट वो एपिक सेंटर था, तो उसने थोड़ी सी चिंता तो बढ़ाई है। और वैसे भी ये जो जॉन है, ये जो लाइन है देहरादून से महेंद्रगढ़ जो मैंने आपको बताया था, ये फॉल्ट लाइन में आते हैं ये झज्जर और रोहतक, तो इसमें थोड़ा सा टेंशन तो है भूकंप को लेकर। और प्रशासन अपनी तरफ से ऐसा नहीं कह सकते कि कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन सिविल डिफेंस में जिस तरह से और चीजों को लेकर, आपदा को लेकर लगातार कैंप लगाए जाते हैं, उसमें ये चीजें थोड़ी बताई जाती हैं। जैसा कि अभी हमें एक वार जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ा था, उस टाइम का जो टेस्ट था वो प्रशासन का इतना हम सॉलिड नहीं मान सकते, प्रशासन की जो तैयारियां थी। हालांकि उसके बाद जो वार कि ये सिचुएशन जाने के बाद जो किया गया था, उसके बाद भी एक ड्रिल की गई थी, वो काफी सक्सेस और बहुत अच्छी देखने को मिली थी। वो कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिस का ही था कि जब सेकंड बार किया गया तो पहले से बेहतर प्रशासन, मैं हिसार की बात करूंगा, प्रशासन ने पहले से काफी बेहतर वो ड्रिल की थी। तो इस तरह की ड्रिल होनी चाहिए, साल में एक बार हो, उसमें कहीं ना कहीं आम पब्लिक को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि कल को इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो सिर्फ हम प्रशासन पर निर्भर ना रहें, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो सिविल डिफेंस के वर्कर्स हैं, वो भी जो है आम पब्लिक की मदद कर सके और पब्लिक खुद भी इसको लेकर अवेयर हो, ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो अगर ज्यादा है तो वो घर में किस तरह से बच सकते हैं और बाहर किस तरह से निकल सकते हैं। ठीक है शशि, अब मेरा आखिरी सवाल भट्टागर सर आपसे ये होगा कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी है कि इस विषय को लेकर एक आपात बैठक बुलाई जाए, स्थायी मॉनिटरिंग भी लगातार होती रहे और एक रिसर्च टीम भी भेजी जाए जिन क्षेत्रों में भूकंप के झटके इतने कम वक्त में लगातार महसूस हो रहे हैं। इस टाइम में जो प्रशासन है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक की जिम्मेदारी है, जो लाइफ पब्लिक की लाइफ है, इसकी जवाबदारी आपका राज्य सरकारों की भी है और केंद्र सरकार की तो है ही। इसके अलावा जो है इसकी तैयारी, उनके जान माल की कैसे रक्षा हो, ये भी आपका प्रशासन का जिम्मेदारी है, दायित्व है और इस पे काम करना चाहिए। इसके लिए एनडीए में एक्ट 2005 में प्रोविजन दिया हुआ है और एनडीए में पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 और सेक्शन 11 क्लियर इसमें गाइडलाइन दी हुई है कि आप लोगों ने क्या करना है और ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। तो पब्लिक को अवेयरनेस और इसकी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये एक्ट पार्लियामेंट से पास है, ये मैंडेट है, कोई ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर कर दें। तो ये पॉलिसी 2009 देख लीजिए, अगर कोई मेरे प्रोग्राम को देख रहा हो, कोई चीफ सेक्रेटरी वगैरह या कोई जिम्मेदार अधिकारी, तो वो इसके ऊपर ध्यान करे। डिजास्टर पॉलिसी 2009 सेक्शन 10 और 11, तो पब्लिक को जो हेल्थ सेफ्टी के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए और क्या क्या चीजें चाहिए, शेल्टर होम, मेडिकल अरेंजमेंट और पब्लिक को क्या क्या चीजें अपने साथ रखनी चाहिए, ये सारी चीजों की जानकारी आपको अभी से ही लोगों को देके और तैयार कर देना चाहिए, क्योंकि इससे पब्लिक की मोरल हाई होता है और उनको बचने में सहायता मिलती है और हमारे डेथ रेट भी कम होते हैं। और बाकी तो हम लोग तो है ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जितना सेल्फ अवेयर व्यक्ति खुद होगा वो उतना ज़्यादा अपने आप को बचा पाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक बोली आपने। एनके भट्टागर सर और शशि, आपको बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए। और देखिए, जो तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे आप जागरूक हो, जैसे आप अवेयर हो कि कभी ऐसा फिर से ऐसा हो तो आपको क्या करना है, वो बताने की हमने आपको कोशिश की।